हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसको मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके रीजंस फॉर ग्रोथ क्या हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन की हुई है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर दोज कॉरपोरेशंस हुज स्फीयर ऑफ एक्टिविटी इज स्प्रेड ओवर मोर देन वन कंट्री। जिनका काम एक से ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। दीज कॉरपोरेशंस आर ऑल्सो नोन बाय सेवरल नेम्स। उनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस और ग्लोबल कॉरपोरेशंस। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको MNCs भी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, enterprises whose area of working, that is factories, mines, sales offices एंड द लाइक, मतलब इसी तरीके से जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आर इन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज आर नोन एज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। तो यूनाइटेड नेशन का भी ये कहना है कि वो एंटरप्राइजेस जिसका जो एरिया ऑफ वर्किंग है या फैक्ट्रीज हैं या माइंस हैं या ऑफिसेज हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, उनको मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इज़ अ बिग फर्म हुज हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन वन कंट्री but whose trading and manufacturing activities are spread over many other countries। तो सिंपल वर्ड्स में मल्टीनेशनल कंपनीज वो बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा जाता है, बड़ी फर्म्स को कहा जाता है जिनके हेडक्वार्टर्स तो किसी एक कंट्री में मगर उनके काम कई अदर फैक्ट्रीज कई अदर कंट्रीज में भी फैले हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये मीनिंग और डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर गई, इनके रीज़न क्या हैं ग्रो करने के। ठीक है, MNCs आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑन द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी। MNCs पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड इकॉनमी है, उसमें जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें फुल कंट्रोल रखती हैं। कैसे? द मेन रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लूँगा। ठीक है, तो MNCs आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। सबसे पहले इंटरनेशनल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू द इंटरनेशनल इमेज ऑफ MNCs देयर प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। उनकी इंटरनेशनल लेवल पे इमेज अच्छी बनी होती है और जो भी वो सामान बनाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बिकता है, एक्सेप्टेंस होती है उनके सामान की। दे कैन ईजीली कोलैबोरेट विद बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ द नेशंस वेयर दे वांट टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ के जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी कर लेते हैं और अपना सामान बेचते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मोर ओवर, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इमेज दीज कॉरपोरेशंस आर वेलकम्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उनकी इंटरनेशनल इमेज इतनी अच्छी होती है कि वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में उनको हैप्पीली एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो कंसर्न कंट्री में FDI आती है, वो थोड़ी ना रोकेगी कि हमारे कंट्री में मत आओ। सेकेंड, फाइनेंशियल सुपीरियॉरिटी, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू देयर वेरी बिग साइज दीज कॉरपोरेशंस होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो सिंपल वर्ड्स में उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि उन कंपनीज़ के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। MNCs आर कैपेबल टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ बिग वेंचर रिक्वायरिंग अ लार्ज कैपिटल बेस। तो वो किसी भी टाइप का काम खोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा चाहिए। Domestic entrepreneurs of underdeveloped countries cannot start such ventures because of lack of capital। जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी एक कंट्री में, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोकल लेवल पे इतनी बड़ी कंपनी खोल पाएँ। मोर ओवर, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनेशनल इमेज दीज MNCs कैन रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल मार्केट्स। तो ऊपर से इन MNCs की इमेज इतनी अच्छी होती है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे जो हैं इकट्ठा कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, अपने शेयर बेच के या फिर लोन्स वगैरह लेके अपने पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल पैसा या कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं नए बिजनेस के लिए। ड्यू टू गुड रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी होती है कि MNCs कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा भी ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी टाइप का काम खोल सकते हैं और इतना ज़्यादा पैसा होता है कि कई कंट्रीज़ की GDP से ज़्यादा उनका सेल्स का टर्नओवर है एक साल का। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड होती है क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ MNCs इज़ बेटर देन द टेक्नोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे कई फार बेटर टेक्नोलॉजी, कई गुना बेटर टेक्नोलॉजी
इस्तेमाल करती हैं एमएनसीज़। एमएनसीज़ कैन स्टार्ट एनी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी। एमएनसीज़ आर वेलकम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी होती है तो हर एक कंट्री चाहती है कि वहाँ पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी आए, और इसलिए हर एक कंट्री तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वेलकम करती है। In developing countries, natural resources, local manpower, physical resources, etc. are often underutilized due to lack of technology. तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास जो फिजिकल रिसोर्सेज, मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि इन चीज़ों का फुलर यूटिलाइजेशन हो सके। मोर ओवर, फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ नीड टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उनको तो अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए ना, क्योंकि अच्छे गुड्स बनाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, कॉस्टिंग कम होगी, तभी तो एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। दीज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी ऑफ एमएनसी। तो इन सब का जो उनके पास रिसोर्सेज हैं और ये जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो तभी बना पाएंगे और रिसोर्सेज का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी उनके पास आ जाएगी। तो एमएनसीज़ को तभी तो वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज़ इंजॉय बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला, उनकी इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है क्योंकि वो R&D पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स, उनके ब्रांड्स रिप्यूटेड होते हैं। उसके बाद रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उनका जो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो रिलायबल है, वो पता लगा देते हैं कि बंदों को चाहिए क्या, उसी हिसाब से सामान बनाते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, उनके पास कई हज़ारों गुड्स को लॉन्च करने का तजर्बा है, ठीक है, एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से लॉन्च किया जाता है। इफ़ेक्टिव सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स, उनके जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, इस वजह से इनकी मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी बनी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। R&D को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इस वजह से वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स निकाल पाते हैं। MNCs have R&D departments engaged in constant improvement in the existing products and development of new products. तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने प्रोडक्ट्स में, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती रहे। क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई नया जो है वो नए तरीका काम करने का या कॉस्ट को कम करने का तरीका या कोई नई प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगे रहते हैं। R&D फैसिलिटी helps the MNCs to timely upgrade the technology and to invent such methods of production through which cost per unit can be reduced and quality of the products can be improved. तो वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि उस चीज़ को बनाने का या काम करने का तरीका जो है वो पहले से बढ़िया हो जाए, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए और चीज़ की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाए। तभी तो आप देखते हो ये ओप्पो, वीवो जितने भी फ़ोन्स हैं, आप एक महीना फ़ोन खरीदते हो, अगले महीने उससे बेटर फ़ोन आया होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो हर तीसरे दिन इतने फीचर के साथ कभी मेगापिक्सल ये मेगापिक्सल वो मेगापिक्सल और ऐड कर करके बनाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फीचर और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स या हिंदी में कहेंगे विशेषताएं या उर्दू में कहेंगे खासियत क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर आपको इसके ऊपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने मीनिंग डेफिनेशन लिखने के बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला आ जाता है जाइंट साइज़, बहुत बड़ी कंपनी होती है। MNCs आर ऑफ ग्रेट साइज, देयर एसेट्स, सेल्स एंड प्रॉफिट्स रन इनटू मल्टी करोड्स। उनके जो सेल्स होती है या टर्नओवर होता है या प्रॉफिट्स होते हैं मल्टी करोड्स में होते हैं। फॉर इंस्टांस सेल्स ऑफ ग्लोबल रिटेल चेन वॉलमार्ट स्टोर्स, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, टोयोटा एट्सेट्रा आर मोर देन द GDP ऑफ मैनी कंट्रीज़। तो कुछ कंपनीज़ के बारे में जो मैंने बताया आपको, इन कंपनीज़ का जो सेल्स टर्नओवर है एक साल का वो कई कंट्रीज़ की GDP से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका जाइंट साइज होता है। नेक्स्ट ग्लोबल ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटीज़ ऑफ MNCs आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज़, एक से ज़्यादा कंट्री या कई कंट्रीज़ में फैला होता है। देयर पेरेंट कॉर्पोरेशन इज़ लोकेटेड इन वन कंट्री एंड देयर सब्सिडरीज आर स्कैटर्ड इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पेरेंट जो कॉर्पोरेशन है उसका हेडक्वार्टर तो एक जिस कंट्री से वो ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ पे होता है, मगर उनका काम और उनकी सब्सिडरीज पूरे वर्ल्ड में फैली होती हैं। पेरेंट कंपनी
मे हैव 51% to 100% शेयर इन इट्स सब्सिडरीज। जो पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरीज पे 51% या फिर उससे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। पेरेंट कॉरपोरेशंस हैज़ कंट्रोल ओवर सब्सिडरीज। जो भी पेरेंट कॉरपोरेशन होती है उसके जितने भी सब्सिडरीज हैं उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। ग्लोबल ऑपरेशन है, हर एक कंट्री में जा के अलग अलग कंपनीज़ के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपनी खुद की कंपनीज़ भी खोली हुई हैं, तो उस पर ज़्यादातर उनका कंट्रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। पेरेंट कॉरपोरेशन ऑफ MNCs ट्रांसफ़र इट्स रिसोर्सेज, टेक्निक, मैनेजरियल एबिलिटी, रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा टू इट्स सब्सिडरी कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज़। तो जो पेरेंट कंपनी है वो अपना पैसा, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैनेजरियल एबिलिटी सब कुछ जिस कंट्री में वो खोल रही है अपना काम उस कंट्री में ट्रांसफ़र करती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा रहता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है वेरिड एक्टिविटीज़। एक काम नहीं करती, कई काम करती हैं। MNCs आर एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि दीज कॉरपोरेशंस आर एंगेज इन बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं सॉरी कंज्यूमर गुड्स बना रही हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में काम कर रही हैं, कई टाइप के काम करती हैं। ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 16% इज़ इन्वेस्टेड इन सर्विस सेक्टर, मैं इंडियन डाटा दे रहा हूँ, 14% इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, 7% इन टेलीकम्युनिकेशन एंड 5% इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, 6% इन ट्रेडिंग एंड 5% इन ऑटोमोबाइल्स। तो इस हिसाब से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इतने परसेंट काम कर रही हैं इंडिया में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। जिस मार्केट में ये काम करती हैं उस मार्केट में ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है। ओलिगोपोली होता है फ्यू फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट फ्यू फर्म्स जो हैं वो काम कर रही हैं, या फ्यू सेलर्स हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्रोड्यूस दोज गुड्स विच हैव स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, इन अदर वर्ड्स ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशंस प्रिवेल। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो उन फील्ड्स में काम शुरू करती हैं जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें कंपटीशन बड़ा कम होता है। ठीक है, बेसिकली इस टाइप की मार्केट को ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आपको ओलिगोपोली के ऊपर डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। कंसिक्वेंटली दीज कॉरपोरेशंस हैव कंट्रोल ओवर द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो पूरा अपने प्राइजेस पे तकरीबन पूरा कंट्रोल रखते हैं। बाय फिक्सिंग हाई प्राइजेस दे अर्न मोर प्रॉफिट्स। हाई प्राइस सेट करके वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सच कॉरपोरेशंस ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। तो ऐसी कॉरपोरेशंस नई फर्म्स को आने में, एंट्री करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ताकि नई फर्म्स आए ना और उनकी एक टाइप की मोनोपोली जो है मेंटेन रहे। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीनेशनल ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन्स ऑफ मैनी कंट्रीज हैव शेयर इन द कैपिटल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो ओनरशिप होती है वो मल्टीनेशनल होती है। जैसे मैं यहाँ बैठा एप्पल के शेयर खरीद लूँ तो एप्पल में मेरी ओनरशिप होगी। ठीक है, तो मल्टीनेशनल ओनरशिप होती है। शेयर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जिस मार्केट में वो रजिस्टर्ड होंगे, जिस कैपिटल मार्केट में, वहाँ उनकी सेल एंड परचेज चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। MNCs आर मैनेज एट इंटरनेशनल लेवल। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज किया जाता है। देयर मैनेजिंग बोर्ड इज़ कंपोज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ सेवरल कंट्रीज़। जो भी उनका मैनेजिंग बोर्ड है उसमें डिफरेंट कंट्रीज से उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठते हैं और काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देयर कैपिटल बेस इज़ वेरी लार्ज। उनके पास पैसा बहुत है। देयर कैपिटल रन्स इन मिलियंस एंड बिलियंस, तो कई कंट्रीज़ की GDP से भी ज़्यादा है, पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। MNCs यूज़ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ MNCs आर वेरी स्ट्रॉन्ग। टाइम टू टाइम वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर R&D करते रहते हैं। MNCs लाइक फोर्ड, फाइजर, सीमेंस, टोयोटा एट्सेट्रा स्पेंड मोर देन $5 billion एनुअली ऑन R&D। तो कई कंपनीज़ के जो मैंने नाम लिखे इससे ज़्यादा होंगी जो कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर देती हैं R&D के ऊपर। दीज कॉरपोरेशंस यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। मशीनों से ज़्यादा काम करवाया जाता है और लेबर से कम काम करवाया जाता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी।
MNCs enjoy marketing superiority due to well-reputed brands, international image, good experience of launching new products in the different countries, etc. तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी ब्रांड सुपीरियॉरिटी भी पूरी की पूरी रहती है, क्योंकि उनका जो ब्रांड्स हैं वो वेल रिप्यूटेड हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी इमेज अच्छी है और उनके पास नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का तजुर्बा या एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी उनकी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ एमएनसीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ये सारे सवालों का जो जवाब है वो एक ही है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि एडवांटेजेस बताओ एमएनसीज के, या सिग्निफिकेंस बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ या रोल बताओ, तो आपने इसी हिसाब से पेपर में लिखना है जिस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है। बस इसमें आपने क्या करना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऐड करनी है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज helps to solve the problem of capital faced by underdeveloped countries. Underdeveloped countries के पास कैपिटल सरमाया नहीं होता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मल्टीनेशनल कंपनीज। कैसे? अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज मतलब अंडरडेवलप्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल। उनके पास पैसा या पूंजी नहीं होती, सो देयर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी लो। उनकी जो तरक्की करने की स्पीड है वो कम रह जाती है। बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हेल्प्स देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो डेवलपिंग और अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं और उस कंट्री में पैसा लेके जाती हैं और उनकी हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में, या फिर उनकी कंट्री को तरक्की करने में, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने में, जॉब्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल सर्विसेज टू एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश्ड बाय दैम। जब भी वो किसी कंट्री में जाके अपनी एंटरप्राइज खोलते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं और मैनेजरियल सर्विसेज देते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज एंटरप्राइजेज इंक्रीजेज एंड रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। तो जो भी गिवन रिसोर्सेज है उनकी फुल यूटिलाइजेशन होती है और उन कंपनीज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इट इज़ थ्रू द मीडियम of MNCs that the technology has been transferred from developed countries to developing countries। तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ही हैं जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपनी कंपनियां खोलती हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके जाती हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो पाता है। MNCs आर प्रोवाइडिंग मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल स्किल्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर से वही बात कि जिस कंट्री में जाती हैं अपना मतलब सब्सिडरी खोलने, उस कंट्री में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स को लेके जाती हैं और उन कंट्रीज़ की मदद करती हैं। इन मैनी एरियाज़ एमएनसीज आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कई एरियाज़ देखे गए हैं जिसमें एमएनसीज काम करना शुरू करती हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मदद लेती हैं, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी तो होती है मगर जिस कंट्री में जाती हैं उस कंट्री में भी वो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवा देती हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज मेक अवेलेबल मार्केटिंग services especially related to export marketing, advertising, marketing research या market research, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, ब्रांडिंग एट्सेट्रा। तो इन टाइप की मार्केटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं। ऑल दीज सर्विसेज आर एफिशिएंटली परफॉर्म्ड बाय एमएनसीज। तो जितने भी ये फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी ये जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज है या एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग रिसर्च है, जो भी ये टाइप का काम करती हैं, मैनेजमेंट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये एफिशिएंटली प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एफिशिएंटली काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज ब्रिंग देयर कैपिटल इन फॉरेन करेंसी, बाहर से डॉलर्स में लेके आती हैं। इट इंक्रीजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो जिस कंट्री में जा रही हैं उस कंट्री के लिए तो फ़ायदा है, बाहर से पैसे ही आ रहे हैं। दिस इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द डोमेस्टिक कंट्री आना था, यहाँ मैंने करेंसी लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ करेक्ट करके लिख रहा हूँ डोमेस्टिक कंट्री।
तो जो भी डोमेस्टिक कंट्री है उसके पास तो बाहर से पैसा आ रहा है, तो उसके लिए तो फ़ायदा ही है। समझ की बात। इट हेल्प्स द कंट्री टू मेक पेमेंट्स ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट्स। तो जो भी बाहर से एफडीआई के तौर पे पैसा आता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज लेके आती हैं, उस पैसे को, डॉलर को, वो अपने जो इंपोर्ट्स करवा रहे हैं बाहर से, एसेंशियल इंपोर्ट्स करा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीज वेयर इन मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टैब्लिश देयर सब्सिडरीज गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पे भी जाके अपनी कंपनियाँ खोलते हैं किसी और कंट्री में, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट दीज सब्सिडरीज सेट अप न्यू एंटरप्राइजेस न्यू एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नॉलेज। नॉलेज में इंक्रीज आता है। कैसे? जिस कंट्री में जाएंगी वहाँ पे लेटेस्ट नो हाउ प्रोवाइड कराएंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगी। एमएनसीज इम्पार्ट ट्रेनिंग टू लोकल एम्प्लॉयज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो जहाँ पे भी जाके ये अपनी सब्सिडरी खोलते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट के तरीके, मार्केटिंग के तरीके, फाइनेंस कैसे हैंडल करना है या फिर एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं, उसके नए नए तरीके लेके आती हैं और नॉलेज को एनहेंस करती हैं। इन दिस वे देयर एबिलिटी एंड स्किल टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट देयर एक्टिविटीज़ ऑन मॉडर्न लाइन्स एनहेंसेस। तो इससे क्या होता है, उनको भी सीखने को मिलता है और जिस कंट्री में जा रहे हैं उन लोगों को भी सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा जैसे KFC है हमारे कंट्री में आया, अब लोगों ने KFC के नाम पे LFC, ये FC, वो FC, क्योंकि काम करने का तरीका सीखा और अपनी लाइन खोल ली। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज यूटिलाइज cheap domestic labor and their huge capital resources to convert raw materials into finished products। वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का लेबर, जो चीप लेबर है, उसको इस्तेमाल करके और ख़ुद के ढेरों सारे पैसे और रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में और इससे फिर एक्सपोर्ट करते हैं। द मैनेजरियल स्किल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अदर सोर्सेज ऑफ MNCs रिजल्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पैसे को मैनेज करने का तरीका आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, इन सब को इस्तेमाल करके वो जिस कंट्री में जाते हैं उसके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ बेटर एंड दीज प्रोडक्ट्स फाइंड ईजी एंट्री इन फॉरेन मार्केट्स। तो फॉरेन मार्केट्स में ऐसी चीज़ें आराम से बिकती हैं जहां टेक्नोलॉजी अच्छी है और कम पैसे में और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जो है काफ़ी बेनिफिट रहता है कि कॉस्टिंग और कम हो जाती है और क्वालिटी अच्छी रहती है, तो उनका सामान ज़्यादा बिकता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जिस कंट्री में जाते हैं उनके एक्सपोर्ट्स को भी वो एनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री ऑफ MNCs प्रमोट कंपटीशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो बाहर से जब कोई कंपनी खुलती है तो लोकल जो कंपनीज होती हैं उनके बीच में भी कंपटीशन बढ़ जाता है। इंक्रीज कंपटीशन रिजल्ट्स इन लोअर प्राइसेस। कंपटीशन बढ़ेगा तो सस्ते में सामान मिलेगा, कंज्यूमर का फ़ायदा, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स। दैट इज़ एंट्री ऑफ, जैसे इंडिया में LG की एंट्री हुई, सैमसंग, सोनी एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ प्रमोटेड कंपटीशन इन इंडिया। तो इनकी एंट्री होने से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन बढ़ा। इट हैज़ रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो कंज्यूमर को फ़ायदा है, कंज्यूमर को ये फ़ायदा है कि बाहर से जब कंपनी आती है कंपटीशन बढ़ता है और उनको सस्ते में सामान मिल जाता है। बट इसका डीमेरिट भी तो है कि जो लोकल कंपनीज है उसका बैंड बच जाता है और उनका क्लोजर हो जाता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। MNCs make important contribution in the industrialization of the developing countries। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती हैं और उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को और तेज़ कर देती हैं। दे प्रोवाइड मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी एंड एडिक्वेट फंड्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री। नई इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए मैनेजरियल स्किल्स वो प्रोवाइड करवाते हैं, टेक्निकल स्किल्स और पैसा उनके पास है ही है, तो नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट करना अब आसान हो जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज आर सेट अप इन इंडिया बाय द MNCs, दैट इज़ फिलिप्स, गैलेक्सो, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, MRF एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इतनी इतनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आई और खुली और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर और तेज़ कर दिया।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपने किस तरीके से लिखना है वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। मगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिसएडवांटेजेस या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में या पिछली से पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको किस तरीके से लिखना है पेपर में। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में जाती हैं वहां से पैसा कमाती हैं और अपनी कंट्री में भेज देती हैं। होस्ट कंट्री इज वन वेयर एमएनसीज सेट अप देयर सब्सिडरीज। तो एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जिस कंट्री में जाके अपना सेटअप करती हैं, अपनी सब्सिडरी खोलती हैं, उस कंट्री को होस्ट कंट्री कहा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एमएनसीज इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इन कंपनी का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन अंडर डेवलप कंट्रीज। यूडीसी मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। सच एन इन्वेस्टमेंट प्रूव्स वेरी प्रॉफिटेबल, और उनको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। बिग चंक ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड इन अंडर डेवलप कंट्रीज गोज टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमएनसीज। तो वो अपना जो पैसा कमाया हुआ है, ज़्यादातर पैसा कमाया हुआ, प्रॉफिट की मेजॉरिटी वो अपने हेडक्वार्टर्स में भेज देती है, किसी और कंट्री में जो उसका हेडक्वार्टर होता है। मोर ओवर एमएनसीज टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ डिविडेंड, रॉयल्टी, मैनेजमेंट फीस एट्सेट्रा। सो इन द लॉन्ग रन बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम्स अनफेवरेबल। तो ऐसे एमएनसीज जो कमाया हुआ पैसा है वो अपने कंट्रीज़ में ले जाती हैं, डिविडेंड्स ले जाती हैं, रॉयल्टीज़ ले जाती हैं, मैनेजमेंट फ़ीस ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो कंसर्न कंट्री है, होस्ट कंट्री है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, हार्मफुल फॉर इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तो बैंड बज गई, क्योंकि सस्ते में माल बेचती हैं एमएनसीज। उतने सस्ते में जो लोकल जो प्रोड्यूसर है उसको पड़ता नहीं है माल, मतलब उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। एमएनसीज प्रूव harmful to indigenous producers. By making use of improved technology in their production system, these corporations fix lower price of their product and thus compete with the indigenous producers. तो वो अपना सामान सस्ते में बेचते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होती है, उनको सस्ते में पड़ता है, तो वो सामान सस्ते में बेचते हैं। Once indigenous industry is completely destroyed by the competition, MNCs take full control over the market. एक तरफ तो वो लोकल प्रोड्यूसर या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की बैंड बजा के उसको ख़त्म कर देते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाता है या कंपनीज बंद हो जाती हैं लोकल, तो वो फुल मार्केट कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी मार्केट मतलब जितनी भी मार्केट है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर डबल रेट चार्ज करते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दे थ्रो आउट इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स फ्रॉम हाईली प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड सेक्टर्स। तो जो भी लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोग्रेसिव सेक्टर्स में या फिर डेवलप्ड सेक्टर्स में जो काम कर रहे होते हैं, जो प्रॉफिटेबल काम कर रहे होते हैं, उनमें सस्ते में अपना माल बेच बेच के उनको कंपटीशन से ही आउट कर देते हैं। It is difficult for domestic industries to stay in the market for long in the face of huge capital resources, high technology, competent management possessed by these corporations. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है और सामान भी सस्ता बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। इस वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Foreign investors set up industries in developed cities and towns where infrastructural facilities are easily available and not in the backward areas. तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो डेवलप्ड एरियाज़ में जहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ पे जाके अपनी कंपनीज़ खोलती हैं, ना कि कोई बैकवर्ड एरिया में जाके खोलती हैं। दिस लीड्स टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ एंड द बैकवर्ड एरियाज़ रिमेन्स अनटच्ड। तो बैकवर्ड एरियाज़ का क्या फ़ायदा हुआ? बैकवर्ड एरियाज़ तो बैकवर्ड ही रह गया, तो जो डेवलप एरिया वो और ज़्यादा डेवलप हो गया। दस रीजनल डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज, तो इसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो बढ़ती रहती हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है लेस यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसा देखा गया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जब अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती हैं तो वो अपनी पूरी सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं लेके जाती। जो उन कंट्रीज़ में कंसर्न कंट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी है उससे तो बेटर होती है, होस्ट कंट्री की टेक्नोलॉजी से तो बेटर है, मगर जो टेक्नोलॉजी वो अपने कंट्री में यूज़ करते हैं वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं लेके जाते। MNCs do make much use of modern technology in underdeveloped countries, but these corporations use new
equipments and technologies only if the same are helpful in reducing cost and raising their profit. वो तभी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे कॉस्टिंग कम होगी और उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. बट दे take no interest in developing technology for underdeveloped countries because without spending anything on improved technology they succeed in raising their profits. तो वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के हिसाब से टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करते. वो जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी होती है जो मतलब आउटडेटेड हो चुकी होती है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी डेवलप कंट्रीज़ की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी लोकल टेक्नोलॉजी से फार सुपीरियर होती है. तो ऐसा कहना कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं, ऐसा भी कहना मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी कम रहती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री इम्पोजेज कॉरपोरेशन टैक्स ऑन द इनकम ऑफ कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस विद द व्यू टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. सरकार जो है मल्टीनेशनल कंपनीज पे या फिर जो लोकल कंपनीज है उस पर टैक्स तो लगाती है. इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉरपोरेशन टैक्स MNCs रिड्यूस द अमाउंट ऑफ देयर प्रॉफिट बाय अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स. तो वो क्या करते हैं, MNCs अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए कई चालाकियाँ करते हैं और ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड MNCs buy intermediate goods from their subsidiaries abroad at high prices and thus reduce their local profits. तो वो क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज रॉ मटेरियल खरीदती है अपनी खुद की सब्सिडरी से किसी और कंट्री से डबल ट्रिपल रेट पे, ताकि वो अपनी कॉस्टिंग को बढ़ा के अपने प्रॉफिट कम दिखा सकें. सिमिलरली MNCs export their products to their subsidiaries abroad at lower prices so as to undervalue the export टू शो लोअर लोकल प्रॉफिट्स. तो इसी तरीके से जो भी वो सामान बनाते हैं अपनी ही सब्सिडरीज़ को बाहर जाके बेचते हैं लो प्राइजेस पे, ताकि वो लो प्रॉफिट्स दिखा सकें. जब प्रॉफिट ही लो होगा तो टैक्स भी लो होगा. दस MNCs ओवर वॉइस, मतलब ओवर वॉइस करते हैं, जो इम्पोर्ट्स किए हैं उसने उसको ओवर वॉइस करना, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना अपने इम्पोर्ट्स को. एंड अंडर इनवॉइस, ओवर इनवॉइस मतलब ज़्यादा बिल दिखाना. ठीक है कि हमें इंपोर्ट करने में इतना बिल आ गया, ज़्यादा खर्चा दिखाना. और अंडर इनवॉइस, जो उसने एक्सपोर्ट किए हैं उसका बिल कम दिखाना. ऐसा करके वो अपने लेस प्रॉफिट शो करते हैं. दैट वे थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ बिल्स MNCs इवेड टैक्सेस. तो MNCs भी टैक्स की चोरी करते हैं इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मॉरलिटी एंड एथिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सम MNCs इंडल्ज इन अनएथिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करप्शन भी कर देते हैं ये. ठीक है. दे डू नॉट हेजिटेट to offer bribe to high officials and politicians of other countries to allow them to enter into such transactions which only serve their own interest. तो रिश्वतें भी खिला देते हैं पॉलिटिशियंस को या हाई ऑफिशियल्स को, ताकि वो उनको काम करने दें कंसर्न कंट्री में. ठीक है, उनको परमिशंस वगैरह मिलती रहें. नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. MNCs इंटरफेयर इन द पॉलिसीज़ ऑफ द होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री की पॉलिसीज़ को इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करते हैं उनकी पॉलिसीज़ में, पॉलिसी मेकिंग में. दीज कॉरपोरेशंस मेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी टू पावर इन द होस्ट कंट्री विच इज़ फेवरेबली इंक्लाइंड टू देम. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ उन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करती हैं पूरा का पूरा फाइनेंशियली. उन पार्टीज़ को सपोर्ट करेंगी जो पार्टीज़ उनके कामकाज को मतलब अपने कंट्री में फैलाना चाहती हैं. तो बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहती है. इसके ऊपर तो कई पिक्चरें भी बनी हुई हैं, जो हॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बनी हुई हैं इसके ऊपर. एनकरेज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. MNCs इनकर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी. ये क्या करते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ के जो हीरो या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो क्रिकेटर्स हैं उनको अपने जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं. ठीक है. इट रिजल्ट्स इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर whose burden is ultimately borne by the consumers. तो सिंपल वर्ड्स में उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है. BORNE आना था यहाँ पे. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कहीं केस ही ना ठोक दें मेरे ऊपर, तो जो भी उनको मतलब ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो भी उनको पैसा खिलाया जाता है उसका प्राइस भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड करके हमसे निकलवाया जाता है. समझ के बात. तो इसको मैं आगे इस तरीके से करता हूँ. यहाँ मैंने टूल गलत सिलेक्ट कर लिया था. MNCs प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर अपर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स लाइक कॉस्मेटिक्स, कार्स, ब्रांडेड गारमेंट्स, ब्रांडेड शूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो बेसिकली अपर क्लास के लिए सामान ज़्यादा बनाया जाता है और लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए सामान कम बनाया जाता है. दिस क्रिएट्स डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. तो इससे क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब जब आप उस बंदे को कॉपी करना चाहते हो जो आपसे हाई फाई है, आपके स्टैंडर्ड से ऊपर रहता है. फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोसी ने
मर्सिडीज़ खरीदी तो मैं भी सोचूंगा मेरे पास भी मर्सिडीज़ हो। अगर विराट कोहली या कोई और आईफोन यूज़ करता है तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी आईफोन हो। तो अगर फलाना फलाना एडिडास या नाइकी के स्पोर्ट्स शूज़ पहनता है तो मैं भी चाहता हूँ मेरे पास हो। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को जो हमसे हायर लेवल के हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। और इस टाइप का इफेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जिस कंट्री में जाती हैं उस कंट्री में जो उनके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हायर कर लेती हैं और अपने ब्रांड्स को प्रमोट करवाती हैं। पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर क्रेजी अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ एमएनसीज़। तो वो क्रेजी हैं, एमएनसीज़ के जो भी प्रोडक्ट आएंगे उन्होंने खरीदने ही खरीदने। इट ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। तो इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम एसेंशियल गुड्स को जोर दें। कंपटीशन विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का तो बैंड बज जाता है। वेरियस एमएनसीज़ आर अलाउड production in the area where small scale industries were doing well, that is potato chips, wafers, बिस्किट्स, जैम एट्सेट्रा। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ऐसी चीज़ें बनाने की अगर हम परमिशन दे देंगे तो छोटी कंपनियां तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। बिकॉज ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड इमेज ऑफ एमएनसीज आर स्मॉल स्केल सेक्टर फेल्स टू compete with MNCs, that is Uncle Chips has resulted in failure of many small scale। Uncle Chips has resulted मतलब Uncle Chips की एग्जांपल दे दी। Uncle Chips को भी किसने खरीद लिया? Uncle Chips पहले तो इंडियन कंपनी थी, फिर उसको खरीद लिया लेज ने, ठीक है। तो ये फेलियर दिखाता है जो मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो पोटैटो चिप्स प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज़ हैं उनका बैंड बजा दिया इंटरनेशनल लेवल पे जो लेज आया, ठीक है। उसके बाद Similarly, entry of Hindustan Unilever in the consumer goods industry has badly affected many small-scale industries producing consumer goods। तो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे कंट्री में आया तो ऐसे प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने लगे जिससे जो छोटी छोटी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती थी उसकी बच गई बैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स की प्रोडक्शन पे जोर दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएनसीज इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, जैसे मर्जी आए। इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट्स दे इंडल्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ इवन दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल है फिर भी बनाते रहेंगे। मैनी ऑफ द मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स the production of which has been prohibited in foreign countries are being manufactured and sold in India by MNCs। अपने कंट्री में जहाँ से MNCs आई हैं वहाँ पे उन कंट्रीज़ में उस प्रोडक्ट को बनाना बैंड है, मगर फिर भी वो हमारे कंट्री में आके वो सामान बना रहे हैं। इन जून 2015 नेस्ले had to withdraw its particular product Maggi from Indian markets as it was found violating फूड सेफ्टी नॉर्म्स। तो फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से उसमें कोई ऐसा केमिकल पाया गया जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो वो अपने कंट्री में वो केमिकल्स नहीं यूज़ कर रही, हमारे कंट्री में आके वो केमिकल्स यूज़ कर रही हैं। एज सच द MNCs अर्न प्रॉफिट्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स की हेल्थ से भी खिलवाड़ कर लेती हैं। आपको पता है जितने भी प्रोटीन ये जो पाउडर शाउडर बना रही हैं इसमें भी कई चीज़ें ऐसी डाल देती है जो नहीं डालनी चाहिए, मगर हमारे कंट्री में अभी इतना चेक नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो लैब्स फैसिलिटीज़ हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कंट्री में अभी इतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? छोटे होते ऐसे करते थे बच्चे ब्रेन ड्रेन का कि भाई हम पढ़ते तो अपने कंट्री में है मगर सर्विसेज देते हैं बाहर वाली कंट्रीज़ को जाके, ठीक है। अपनी कंट्रीज़ के लिए नहीं काम करते, बाहर वाली कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं। द टर्म ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू फॉरेन नेशंस वेयर दे कैन वर्क इन बेटर कंडीशंस एंड अर्न मोर मनी। तो हमारा जो स्किल्ड वर्कर है वो बाहर जाके काम करता है और वो अच्छी तनख्वाह लेता है और अपने कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए उसका योगदान नहीं है बल्कि बाहर वाले कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका योगदान रहता है, मतलब बाहर वाले कंट्रीज़ की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। MNCs रिक्रूट क्वालिफाइड and skilled engineers, technicians, experts in India, and after some time these Indian experts are posted abroad in the foreign subsidiaries of MNCs। तो यहाँ से वो जो अच्छे जो वेल क्वालिफाइड स्किल इंजीनियर्स एंड टेक्निकल स्टाफ है वो हायर करते हैं और कुछ टाइम के बाद जब उनको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं उनको अपनी फॉरेन सब्सिडरीज में भेज देते हैं। सो दैट वे MNCs आर ड्राइंग इंडियन टैलेंट एंड एक्सपर्टीज़ टू अदर कंट्रीज़। तो वो बाकी कंट्रीज़ में लगातार भेज रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरीज। रॉ मटेरियल वो अपनी सब्सिडरी से महंगे रेट पे खरीदती हैं, समझ की बात। एमएनसीज ऑफ्टन परचेज रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द फॉरेन सब्सिडरीज, अपनी फॉरेन सब्सिडरीज से खरीदते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लॉसेज टू इंडियन इंडस्ट्रीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जब वो फॉरेन सब्सिडरी से रॉ मटेरियल खरीदेंगी तो हमारी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज़ हैं या इंटरमीडिएट गुड्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज़ हैं, उनसे तो सामान ही नहीं खरीद रही, तो उनका लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर। MNCs join hands with big industrial houses. They indulge in cartel formation which leads to growth of monopolies. तो सिंपल वर्ड में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। जिस कंट्री में जाती हैं वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ हाथ मिला लेती हैं और जो छोटा कंपटीशन होते हैं उसको ख़त्म कर देती हैं। एक बार अपनी मोनोपोली बना लेती हैं। मोनोपोली बनाने के बाद डबल ट्रिपल रेट चार्ज करती हैं, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, MNCs हैव बोथ द मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल पॉलिसी मेजर्स टू अवॉइड द डीमेरिट्स। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मगर गवर्नमेंट को ऐसे एफर्ट्स मारने चाहिए, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि डीमेरिट्स को अवॉइड किया जा सके। इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ सच MNCs आर encouraged which guarantee the export of their production and utilize appropriate technology। तो ऐसी MNCs को encourage किया जाना चाहिए जो ये गारंटी करें कि जो वो माल बनाएंगी वो एक्सपोर्ट करेंगी और जो हमारे कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी, appropriate टेक्नोलॉजी को लेके आएंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।